मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों, केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम ये चैनल का नाम है जिस पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियो। साथ ही आपको यहाँ पर नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज भी मिलते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी मेरे कुछ अदर चैनल है। चैनल का नाम यहाँ ब्लैक से लिखा गया है और उस चैनल पर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेंगे ये यहाँ पर आपको रेड से लिखा गया है। यदि आपको इन सब्जेक्ट्स की जरूरत हो तो आप इन चैनल्स को भी विजिट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनकी मदर्स को हैप्पी तीज, मेरी तरफ से तीज बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर हमारा क्या चल रहा है बच्चों? क्लास 10th का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन, और जिसमें हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक हमने डन कर लिए हैं। कुछ लास्ट 1-2 ही टॉपिक बचे हुए थे जो कि आज कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा एक वीडियो और बनेगा जिसमें कि चैप्टर ये डन हो जाएगा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, पिछले वीडियो में भी आपने देखा था। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, तो रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज टूटता है बच्चों, ये जो ग्लूकोज टूटता है, जो ग्लूकोज का ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। और ग्लूकोज का टूटना भी 2 तरीके से होता है। एक तो ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगा तब ग्लूकोज टूटेगा। और दूसरा एक कंडीशन तभी होती है जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के भी टूट जाता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का टूटना भी 2 तरीके का होता है। एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज टूटता है बच्चों तो हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। जो भी हम काम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, या हमारे जो सेल्स जिंदा है, हम जिंदा है अगर, तो हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट ठीक ढंग से काम कर रहा है, हमारा जो है हमारे शरीर में जैसे हमारा लीवर ठीक ढंग से काम कर रहा है। यदि ये सारे हमारे ऑर्गन्स ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या है कि सबको प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और ये एनर्जी हमको कब मिलता है? जब हमारे शरीर में रेस्पिरेशन होता है तब हमको एनर्जी मिलता है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है, मोस्टली ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है, मतलब पूरी तरीके से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज की बात हो रही है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से हमारे बॉडी में टूट जाता है और हमको काफी अधिक अमाउंट में एनर्जी मिलती है, यानी कि 38 एटीपी की हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना और टूट करके प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2, H2O और 38 एटीपी की एनर्जी हमको मिल रही है। 38 एटीपी काफी अधिक अमाउंट का एनर्जी होता है, तो इतना ज्यादा हमको एनर्जी, 38 एटीपी का एनर्जी हमको ओनली 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिल रहा है, केवल 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। और जब भोजन का डाइजेशन होता है, जब हमने खाना खा लिया ना थाली भर करके, उतना सारा जब हमने खाना खाया या हमने 2 चपाती भी अगर हमने खाया है तो हमारे शरीर में बहुत सारा ग्लूकोज बनता है बच्चों, बहुत सारा ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो बहुत सारा ग्लूकोज वहां से बन गया जब हमने खाना खाया। उसके बाद जब हमने सांस लिया तो बहुत सारा हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है और ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देता है और बहुत सारा हमारे पास एनर्जी हो जाता है, एनर्जी का पूरा भंडार हो जाता है। 38 एटीपी की एनर्जी मिल रही है, उसी एनर्जी को यूज करके हम अपना काम करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई। और ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस हुआ बच्चों, ठीक है, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि ये रहा ग्लूकोज और ऑक्सीजन आया और फटाक से इसको ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो ग्लूकोज का टूटना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो लगभग मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रोसेस बताए हैं, और भी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और इन प्रोसेस के दौरान ये प्रोसेस जब कंप्लीट होते हैं तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, यानी कि एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको ये प्रोसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए से हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बच्चों, ये हमको 11th में पढ़ना है, तो इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
फिलहाल दो चीजें हम समझते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए दो प्रोसेस होंगे, ठीक है, तीसरा प्रोसेस भी है, चौथा भी है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम दो की ही बात करेंगे। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ये टूटता है ना, तो इसके लिए दो प्रोसेस होंगे, पहला होगा ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। इन प्रोसेस के दौरान ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। अब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो पूरा हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये मैंने आपको बना करके दिखाया, ये इसको आप सपोज करिए कि ये आपका सेल है। ओके, सेल मतलब क्या, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, 9th में भी पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा ये स्किन है, ये स्किन किस चीज से बना हुआ है बच्चों, तो ये स्किन किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो यहाँ से एक सेल के अंदर क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, वो प्रोसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और इसमें सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमने 9th में स्टडी किया था, सेल चैप्टर में सेल के बारे में पूरा हमने स्टडी किया था। बट आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है किससे, वो एक तो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, जो कि सेल के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, उसमें ही हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा रिलेटेड है ये प्रोसेस किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो एक ये रिलेटेड है साइटोप्लाज्म से और दूसरा ये रिलेटेड है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। ओके, तो इसलिए इस पूरे सेल में मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया और सिर्फ साइटोप्लाज्म दिखाया है, ठीक है ना। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को हटा दिया है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम उसको नहीं देखेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए अब क्या होता है, सेल के अंदर अब प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। बच्चों सेल के अंदर क्या होने वाला है, सेल के अंदर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोसेस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे इस सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया। कैसे ग्लूकोज पहुंचा, जब मैंने खाना खाया था, खाना खाने के बाद उस भोजन का मेरा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उस भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ और वो फूड मटेरियल जो मैंने खाया था यानी कि ग्लूकोज जो है ये ब्लड में गया और ब्लड ला करके उस ग्लूकोज को मेरे सेल को दे दिया, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा मैंने डाइजेशन चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज कैसे पहुंचा आपको समझ में आ गया। डाइजेशन, खाना खाया, खाने के बाद उसको पचाया, पचाने के बाद उसका क्या हुआ, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ये फूड मटेरियल कहाँ गया, ब्लड में गया और ब्लड ला करके इसको कहाँ दे दिया, यहाँ पर सेल के पास दे दिया, ठीक है, सेल के पास छोड़ के गया। अब सेल में ग्लूकोज पहुंच गया, ठीक है, भोजन के द्वारा। उसके बाद जब ये सेल के अंदर पहुंचा, यहाँ पर ये मौजूद है, उसके बाद हमने क्या किया, ब्रीदिंग किया, सांस लिया। इस चैप्टर में हमने ब्रीदिंग भी पढ़ लिया कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म कैसे होता है। फिर हमने क्या किया, ब्रीदिंग किया। ब्रीदिंग किया यानी कि हमने सांस लिया। जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन, हमारे ब्लड हमारा क्या किया कि ऑक्सीजन को लेकर के ला करके सेल को दे दिया, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन मिला और वो ऑक्सीजन आ गया हमारे सेल के अंदर। और जब हमने खाना खाया था, डाइजेशन किया था, उससे हमको मिला ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ही आ गया सेल के अंदर, ठीक है। अब सेल के अंदर ब्लड ला करके ग्लूकोज पहुंचा दिया, फिर सेल के अंदर ब्लड ला करके ऑक्सीजन पहुंचा दिया, ठीक है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद यहाँ पर पहुंचा है, ये ब्रीदिंग प्रोसेस के बाद यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन दोनों कहाँ पहुंच गए, सेल के अंदर पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन को तो अभी रहने दीजिए, पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। अब देखिए जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इस साइटोप्लाज्म के अंदर, कहा, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज टूट जाता है दो भागों में, ठीक है। इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, तो ग्लूकोज का दो टुकड़ा होना, ठीक है, दो भागों में टूट जाना। और जब दो भागों में टूटेगा तो क्या वो दो कौन से होते हैं, क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है पायरुविक एसिड, ठीक है। तो एक ग्लूकोज था, ये नीचे आकर के दो टुकड़ों में ये टूट गया, दो इक्वल टुकड़ों में ये टूट गया। और ये जो दो टुकड़े बने हैं वो क्या है बच्चों, वो है पायरुविक एसिड। क्या है, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज हमारे कितने कार्बन का है, कार्बन आप काउंट करते चलिए, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन का है बच्चों, 6 कार्बन का है। पायरुविक एसिड जो होते हैं वो कितने कार्बन के होते हैं, 3 कार्बन के होते हैं, ठीक है ना।
तो एक ग्लूकोज 6 कार्बन का है, 2 भागों में जब ये टूट गया तो 3-3 कार्बन के क्या बन गए बच्चों, पायरुविक एसिड बन गए। और ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये भी बच्चों एक स्टेप में नहीं हो रहा है ना, आप 11th में देखेंगे जब, तो ग्लाइकोलाइसिस भी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये बना, ये बना, ये बना, ये सारे एंजाइम्स ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे 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 करते करते जाकर के ये टूटता है, ठीक है। तो ग्लूकोज टूट गया किसमें, पायरुविक एसिड में टूट गया। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड बने। ये प्रोसेस यहाँ साइटोप्लाज्म में हो जाता है, इस प्रोसेस को यहाँ पर अंजाम दे दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो करके तैयार है। अब ऑक्सीजन का चांस आएगा। देखिए अब ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के साथ पायरुविक एसिड है ना, जितने भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटते रहेंगे, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता रहेगा। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, और बन क्या रहा है, बहुत सारे पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से पायरुविक एसिड आता है, ऑक्सीजन आता है, स्माइलिंग फेस, खुश हो जाते हैं दोनों कि अच्छा तू भी आ गया क्या, मैं भी आ गया, है ना। तो ऑक्सीजन भी आ गया और क्या आ गया, पायरुविक एसिड भी आ गया। अब पायरुविक एसिड इस ऑक्सीजन के साथ एंटर करेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, जो कि एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है ना, एनर्जी बनाने के लिए सबसे जरूरी ये ऑर्गन है, ये फैक्ट्री है जहां एनर्जी बनता है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस का जो हमने सांस लिया वहां से लेकर के अगर फाइनल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता है तो वो सारा प्रोसेस बेकार हो जाता है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस का जो हमको एनर्जी मिलती है उसका हीरो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वो फैक्ट्री है जहां पर की बन करके एनर्जी तैयार होता है, एटीपी की एनर्जी बन करके यहाँ पर तैयार होती है। अब यहाँ से पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड और एक ऑक्सीजन, इस कॉम्बिनेशन में दोनों जो है वो कहाँ एंटर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेंगे। दूसरा पायरुविक एसिड दूसरे ऑक्सीजन को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। और इधर तो ये काम चल ही रहा है, ग्लाइकोलाइसिस होता जाएगा, ये ग्लूकोज जो है टूटता जा रहा है, पायरुविक एसिड में टूटता जा रहा है, और यहाँ खूब सारा ऑक्सीजन आता जा रहा है, हम सांस लेते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो खूब सारा ऑक्सीजन यहाँ पे आता जा रहा है। तो पायरुविक एसिड भी खूब है, खाना हमने खाया था, ठीक है, और ऑक्सीजन भी खूब है, हमने सांस लिया था, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, अपना पेड़ बना करके ऑक्सीजन प्लस पायरुविक एसिड। ध्यान ये रहे कि पायरुविक एसिड अकेले अंदर एंटर नहीं करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ही ये अंदर एंटर करता है। आप ये कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की हेल्प से अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अंदर एंटर करेंगे, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ स्ट्रक्चर मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हमने 9th में अच्छी तरीके से 9th के सिलेबस में ये था, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम देखते हैं तो इस तरीके से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और भी इसमें चीजें होती हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर क्या है, ये इसका लिक्विड पोर्शन है, ठीक है। इसके लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स, है ना। जो इसका एक यहाँ पे ग्राउंड फ्लूइड है, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स, है ना, जो ग्राउंड सब्सटेंस है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या पहुंचा, इधर से पायरुविक एसिड पहुंचा, और क्या पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा। ये दोनों पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन यहाँ पर एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस पूरा एक साइकिल में होता है ना, एक लंबा चौड़ा साइकिल करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल की का प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हुआ। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन, है ना। पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म होता है, डन होता है। और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस डन होने के बाद हमको क्या मिलता है, देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। अब जाकर के फाइनली हमारा ग्लूकोज टूट गया, ठीक है। तो ग्लूकोज 2 स्टेप में टूटता है। पहले ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके फिर क्या बनाते हैं, CO2, H2O और 38 ATP की एनर्जी। यानी कि क्रेब्स साइकिल के दौरान, क्रेब्स साइकिल के बाद हमको क्या मिलता है, 38 ATP की एनर्जी मिलती है। बात आपको समझ में आ गई बच्चों। यानी कि ग्लूकोज जो है वो एक बार में ही अकेले नहीं टूट रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, ग्लूकोज को 2 स्टेप में तोड़ा जा रहा है। पहला क्या है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा क्या है, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड।
पार्विक एसिड ऑक्सीजन के साथ कहाँ एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये कहाँ जाएगा, कहाँ ये प्रोसेस होगा? ये होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में पार्विक एसिड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक से यहाँ पे साइकिल चलाते हैं, मतलब एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल प्रोसेस के दौरान हमको उसके बाद हमको क्या मिलता है? 38 एटीपी एनर्जी का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया ने। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक फैक्ट्री है जहां पर एनर्जी बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ये क्या है? पावर हाउस है, पावर हाउस। यहां पर एनर्जी बन रहा है और उस एनर्जी का ये खुद भी यूज करता है। उसके बाद सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सबको एनर्जी देता है कि लो तुम भी काम करो। न्यूक्लियस को एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस को एनर्जी दिया। ठीक है, उधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है मुझे भी एनर्जी चाहिए, चलो उसको भी एनर्जी दे दिया। उधर जो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है ना, प्रोटीन बन रहा है, आरएनए और राइबोसोम, ठीक है, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी एनर्जी दिया। तो जितना भी अंदर प्रोसेस हो रहा है उन प्रोसेस के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो सारा एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ये पावर हाउस है, ये एनर्जी देगा तभी ये सारा काम करेंगे, और जब सारे काम करेंगे तब जाकर के हमारा सेल क्या होगा? जिंदा रहेगा। और एक एक हमारा सेल जब जिंदा रहता है, अच्छी तरीके से काम करता है, हेल्दी रहता है, तो फिर हमारा पूरा शरीर भी हेल्दी रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने देखा, अभी हमने जो भी ये पूरा प्रोसेस देखा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का जब इसमें रोल होता है, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन के यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन दूसरा भी कंडीशन होता है, और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि ग्लूकोज को तोड़ना है लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। ग्लूकोज तो पहुंच गया है, ग्लूकोज को तोड़ने की जरूरत है, ठीक है, तोड़ेंगे तभी एनर्जी मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। तो इस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनाइरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपने यहाँ पर पढ़ा, ये प्लांट्स के सेल में या एनिमल के सेल में इक्वल है। ठीक है ना, एक जैसा ही, ये सेम प्रोसेस होता है। प्लांट्स भी ऐसे ही एनर्जी लेते हैं और एनिमल्स भी यही इन्हीं प्रोसेस के दौरान एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में एरोबिक रेस्पिरेशन सेम होता है, लेकिन एनाइरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये प्लांट्स में अलग होता है, अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और एनिमल्स में अलग होता है, अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आपने देख रहे यहाँ पर सूजी है, सूजी को भिगोया गया है। ठीक है, सूजी यहाँ पर फूल गया है। ये सारा प्रोसेस एनाइरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही हम देखेंगे कि एरोबिक और एनाइरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होता है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी